नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे आधुनिक भारत के इतिहास का जो सीरीज चल रहा था उसको आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। और आपको बता दूं कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित ऑलरेडी इस चैनल पे 15 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। आज जो होगा, आज जिस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और इस चैप्टर के लिए हम लोगों ने जिस ऑथेंटिक बुक का सहारा लिया है, स्टडी अफेयर्स ने जिन ऑथेंटिक बुक का सहारा लिया है वो है +2 का आधुनिक भारत और स्पेक्ट्रम का भारत का आधुनिक भारत का इतिहास। इन दोनों बुकों का सहारा लेके स्टडी अफेयर्स ने अपने इनपुट डाल के आप लोगों के लिए एमसीक्यू के माध्यम से यह पूरा सीरीज लाया है। और फिर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चैप्टर वाइज, पॉइंट वाइज इतने अच्छे तरह से समझाया जाएगा कि अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में बनता है तो आप लोग उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। कौन कौन से पार्ट होगा? तो जो पहला पार्ट होगा वो है भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का जो पहला इम्पैक्ट है वो भू राजस्व व्यवस्था, जिसके तहत हम लोग अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती और महलवाड़ी बंदोबस्ती को कवर करेंगे। जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, कृषि का वाणिज्यीकरण एवं धन निकासी का सिद्धांत। तीसरे पार्ट में हम लोग दरिद्रता एवं अकाल और ब्रिटिश काल में भारतीय आर्थिक विकास, इन 3 पार्ट के माध्यम से हम लोग ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव सारे इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है। और इसके तहत हम लोग अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती और महलवाड़ी बंदोबस्ती को कवर करेंगे। और 50 एमसीक्यू के सहारे इस पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में कितने प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी? ऑप्शन है आपके सामने, 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 प्रकार की। अंग्रेजों ने, अब हम लोग व्याख्या, दोस्तों व्याख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। व्याख्या के माध्यम से आपको सारे फैक्ट्स पता चल जाते हैं। तो इस व्याख्या को जरूर सुनिएगा, क्योंकि प्रश्न का उत्तर तो एक होता है लेकिन व्याख्या जब आप देखिएगा ना तो आपको कई सारे प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ से मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकूं। भारत में अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी। कौन कौन? अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती और महलवाड़ी बंदोबस्ती। आइए हम लोग देखते हैं इसको एक चार्ट के माध्यम से कि अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। भारत में जो 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी उसको हम लोग कवर करेंगे किन किन एरिया में। पहला है अस्थाई बंदोबस्ती। तो इनका क्षेत्र क्या था? अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्ती जिन क्षेत्रों पर लागू किया गया था वो था उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी प्रांत के बनारस खंड। और बनारस खंड में कौन कौन से? तो बनारस और गाजीपुर का क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों पर अस्थाई बंदोबस्ती लागू थी। और लागू करने वाला जो अंग्रेज गवर्नर कौन था बंगाल का? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और पूरे ब्रिटिश भारत में जितना भी ब्रिटिश प्रांत था उसका कितना प्रतिशत भाग पर यह लागू था? तो 19% भाग पे लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह किन क्षेत्रों पे लागू था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग के क्षेत्रों पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। और इसको लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इसके जन्मदाता माने जाते हैं भारत में। और यह कितने क्षेत्रों पर लागू था? तो ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। और तीसरा बचता है महलवाड़ी व्यवस्था, महल नहीं महलवाड़ी व्यवस्था। तो यह किन क्षेत्रों पर लागू था? उत्तर पश्चिमी प्रांत, फिर मध्य प्रांत और पंजाब, इन क्षेत्रों पर लागू था महलवाड़ी व्यवस्था। और इसे लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हाल्ट मैकेंजी। और यह कितने प्रतिशत ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू था? तो यह 30% ब्रिटिश भारत पे लागू था। तो आप ये तीनों को ऐड करिएगा तो 100% हो जाएगा। 19% अस्थाई बंदोबस्ती, 51% रैयतवाड़ी बंदोबस्ती और महलवाड़ी व्यवस्थी 30% पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और वही जो चार्ट में लिखा गया है ना उसी को यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज शब्दों में भी दर्शाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, जमींदारी व्यवस्था कब लागू किया गया था? दोस्तों अस्थाई बंदोबस्ती को ही कई नामों से जाना जाता है, जिसका एक दूसरा नाम जमींदारी व्यवस्था भी है, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्ती से एक नए वर्ग का उदय हुआ था जिन्हें हम लोग जमींदार के नाम से जानते हैं, तो इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन अस्थाई बंदोबस्ती जमींदारी व्यवस्था भी आ सकता है। तो जमींदारी व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में
1820 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में। तो यह व्यवस्था यानी अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न, किस वर्ष, अब हम लोग थोड़ा बैक में जाते हैं, जो प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद की ये कहानी है। तो हम लोग जाते हैं कि किस तरह अंग्रेजों ने जो भारत पर विजय का अभियान स्टार्ट किया, प्लासी से शुरुआत करके बक्सर आते आते बंगाल को जीत लिया, उसके बाद धीरे धीरे बम्बई, मद्रास को वो जीतते चले गए। तो उनका मेन मकसद यहाँ से अधिक धन प्राप्त करना था। उन्हें भारत से कोई लेना देना नहीं था, बस उन्हें धन प्राप्त करना था। और धन प्राप्त करने के लिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पे सबसे पहले शासन व्यवस्था पे अपना अधिकार करना पड़ेगा। तो उसने युद्ध लड़ा और फिर शासन पर नियंत्रण स्थापित करना, राजनीति पर नियंत्रण स्थापित करना, उसके बाद फिर वो अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाई और धीरे धीरे कई सारे आर्थिक परिवर्तन करके यहाँ से धन निकासी का मार्ग प्रशस्त किया। तो उसी दौर में हम लोग देखते हैं कि सब बंगाल, जो कि उस समय सोने का खजाना हुआ करता था भारत का, तो वहाँ से इन लोगों ने कैसे शुरुआत की और फिर जाके पूरे भारत पर राज किया। तो बैकग्राउंड देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था की जो भूराजस्व व्यवस्था है उसकी बैकग्राउंड हम लोग एक बार देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस वर्ष बंगाल के नायब दीवान, आपको पता होगा मोहम्मद रजा खां थे, ने बिना परीक्षण के भूमि की नीलामी कर दी? ऑप्शन है आपके सामने 1765, 1769, 1771, 1772। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1765। और आपको पता होगा 1765 में ही द्वैत शासन लागू किया गया था और ये लोग जो बंगाल, उड़ीसा और बिहार में नायब दीवान बनाए गए थे, ये बस अंग्रेजों के शागिर्द थे, उन्हीं के इशारों पे काम करते थे, उनको वही करना था जिससे कि अंग्रेजों को फ़ायदा हो। तो हम लोग देखते हैं अंग्रेजों की भूराजस्व व्यवस्था का बैकग्राउंड। ठेके पर भूराजस्व वसूल करने की व्यवस्था बंगाल में द्वैत शासन, जो कि 1765 में लागू हुआ था, उसी समय से लागू करना आरंभ हो गया था। मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब दीवान नियुक्त किया गया। इसने अधिक से अधिक कर वसूल करने के लिए 1765 ईस्वी में बिना भूमि के परीक्षण के भूमि को नीलामी कर दी तथा 1769 ईस्वी में अमीलों को हटाकर, जो कि पहले अमील हुआ करते थे, उनको हटाकर रेवेन्यू सुपरवाइजर नियुक्त किया। किसने? तो मोहम्मद रजा खां ने। और 1771 ईस्वी में मुर्शिदाबाद तथा पटना में रेवेन्यू काउंसिल तथा कंट्रोलिंग कमेटी की स्थापना की गई। ये सब क्या था? बस पैसों का अपने इस्तेमाल के लिए अंग्रेजों ने ये सारे काम कर रहे थे। किस वर्ष बंगाल के नायब दीवान मोहम्मद रजा खां ने बंगाल के अमीलों को हटाकर रेवेन्यू सुपरवाइजर नियुक्त किया? तो अभी हम लोग देखा, ऑप्शन है आपके सामने 1765, 1769, 1771, 1772। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1769 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस गवर्नर जनरल द्वारा केंद्रीय खजाना मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कार्टियर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। अब व्याख्या आप लोग देखिएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 ईस्वी में केंद्रीय जो खजाना था मुर्शिदाबाद में, उसको हटाकर कहाँ लाया गया? कलकत्ता लाया गया। और इस समय लगान की पंचसाला बंदोबस्त आरंभ हुआ। पंचसाला बंदोबस्त कब? 1772 ईस्वी में आरंभ हुआ, जिसमें उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार प्रदान कर दिया जाता था। अब मान लीजिए कोई एरिया है, पटना एरिया है, कि पटना एरिया का कोई क्षेत्र है, अब उस क्षेत्र का लगान वसूलना है, तो लगान वसूलने के लिए पंचसाला व्यवस्था लागू की गई थी। जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको दे दिया जाएगा कि आप इस क्षेत्र का लगान वसूल के हमको दो। यही धीरे धीरे आगे बढ़कर अस्थाई बंदोबस्ती में कन्वर्ट हो गया। आप लोग देखिएगा कैसे 1777 ईस्वी में इस व्यवस्था को समाप्त कर सालाना व्यवस्था लाया गया। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचसाला बंदोबस्त लागू किया और ऊंची बोली लगाने वालों को लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। और 5 साल के बाद 1777 ईस्वी में इसे बंद करके सालाना, अब सालाना बोली लगाई जाने लगी। वो 5 साल के लिए थी, अब सालाना बंदोबस्ती आरंभ हो गया। ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पंचशील बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ हुआ? 1765, 1769, 1771, 1772। तो कब लागू हुआ? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और अधिक बोली लगाने वालों को लगान उसूलने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता था। तो 1772। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के तहत बंगाल में अस्थायी भू प्रबंध करने की सलाह दी गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत यह सुझाव दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं व्याख्या के माध्यम से। पिट्स इंडिया एक्ट आपको पता है 1784, इसके माध्यम से कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंगाल में अस्थाई भू प्रबंध करने का सुझाव दिया गया था। आपने देखा कि एक बार 5 साल के लिए किया गया, फिर सालाना कर दिया गया। तो इस एक्ट के तरह सुझाव दिया गया बंगाल के गवर्नर को कि आप ना कोई अस्थाई भू बंदोबस्त वहाँ पे लागू करिए। और इसी के लिए 1786 ईस्वी में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो इसने भू राजस्व व्यवस्था की समस्या पर विचार के लिए एक रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के सुझाव पर रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। देखिए अब धीरे धीरे कैसे हम लोग बढ़ते हैं अस्थाई बंदोबस्ती की तरफ। हालांकि बोर्ड के जो सदस्य थे कौन? जॉन शोर तथा चार्ल्स जेम्स ग्रांट, इनका नाम याद रखिएगा। जॉन शोर और चार्ल्स जेम्स ग्रांट भी किसी खास निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, निर्णय नहीं ले। ये लोग जो रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर थे, ये लोग किसी खास पर निर्णय सहमत नहीं हो सके। किंतु लंबे सोच विचार के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू की और जिसे ही हम लोग अस्थाई बंदोबस्ती के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। कॉर्नवालिस ने भूमि बंदोबस्त में जमींदारों को लगान वसूलने का अधिकार दिया और 1790 ईस्वी में वार्षिक लगान की जगह, जो 1777 से वार्षिक लगान हो गया था, उसकी जगह पे 1790 ईस्वी में उसने 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू किया। 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की। किंतु 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसी व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गया। जो 10 वर्षीय आपने देखा, पंचवर्षीय, फिर सालाना, अब 10 वर्षीय, अब ये अस्थायी हो गया। इसी को 10 वर्षीय 1790 में 10 वर्षीय लगाया गया लगान वसूलने का कार्य। उसके बाद उसी को अस्थायी कर दिया गया। उसी को अस्थायी बंदोबस्ती या इस्मतरारी बंदोबस्ती या जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। लगान की दर जमींदारों और उसके उत्तराधिकारियों के लिए निश्चित कर दी गई थी, जो भविष्य में बदली नहीं जा सकती थी। जमींदारों का एक वर्ग खड़ा हो गया था, उनके लिए फिक्स कर दिया गया था कि आपको लगान इतना देना है और उसका उत्तराधिकारी भी नियुक्त होता था। जमींदार का उत्तराधिकारी आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा और भविष्य में जो दर थी उसको बदला नहीं जाने का निर्णय लिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने भू राजस्व व्यवस्था की समस्या पर विचार करने के लिए रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया था? तो आपने याद होगा कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सुझाव दिया गया कि बंगाल में अस्थायी लगान वसूलने की व्यवस्था की जाए और उसी के आधार पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना के भेजा गया और उसने 1786 ईस्वी में रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त के निर्धारण में कॉर्नवालिस का प्रमुख परामर्शदाता कौन था? सर जॉन शोर, जेम्स ग्रांट, ए और बी दोनों, वारेन हेस्टिंग्स। तो हमने देखा कि उस बोर्ड में 2 और मेंबर थे, सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे 1790 होगा, 1790, गलती से 1990 हो गया। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में वार्षिक लगान की जगह कितने वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचसाला व्यवस्था लगाया, फिर 1777 में वो वार्षिक लगान हो गया और 1790 तक वार्षिक लगान चला। लेकिन 1790 में वह कितने वर्षीय लगान की व्यवस्था की गई? तो 10 वर्षीय, हमने देखा 10 वर्षीय, जिसे 1793 ईस्वी में अस्थायी बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त कब और किसके द्वारा लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, 1792 ईस्वी में लॉर्ड कर्नल रीड के द्वारा और 1819 ईस्वी में हर्ट मैकेंजी के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। पहले 10 साला व्यवस्था लगाया गया 1790 में और उसी को 1793 22 मार्च 1793 को अस्थायी कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, इस्मतरारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था। उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। तो उपरोक्त सभी नामों से अस्थायी बंदोबस्त को नाम से जाना जाता है। उपरोक्त ई आंसर सही होगा। अब हम लोग यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। दोस्तों व्याख्या ध्यान से सुनिएगा। इस व्यवस्था यानी अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था में जब तक जमींदार लगान एकत्र कर कंपनी को देते रहते, उनके अधिकार नहीं छीने जा सकते। यानी एक जमींदार किसान और
कंपनी के बीच में एक मध्यस्थ हो गया जिसे हम लोग कहते हैं जमींदार। तो जमींदार किसानों से क्या, अंग्रेजों ने अपने सारे कर्मचारियों का काम दे दिया एक जमींदार पर। जमींदार वर्ग को खड़ा किया और अंग्रेज जो कंपनी था वो सारे अपनी जिम्मेदारी से हट गए। अब कंपनी डायरेक्ट जमींदार से पूछता था। अब जमींदार का काम था किसानों से लगान वसूल करना, उसका निर्धारण करना, और कंपनी ने एक निर्धारण कर दिया था, उसको उतना दे देना है। ठीक है, कितना दिया था हम लोग इस व्याख्या में सब कुछ समझेंगे। तो जब तक जमींदार लगान एकत्र कर कंपनी को देते रहते, उनके अधिकार नहीं छीने जाते। कंपनी जमींदारों के लिए भी अस्थायी नहीं था। आप लगान देते रहिए, आपके पास जमींदारी रहेगी। जैसे ही आप लगान देने से चूकेंगे, जमींदारी आपके हाथ से गई। और यही व्यवस्था जमींदारों ने किसानों पे भी लागू कर दिया। आप किसान, जितना जमींदार ने किसानों पे लगान थोप दिया, अगर किसान वो लगान देते रहेंगे तो खेती आपके पास है। जैसे ही आपने वो लगान से वंचित किया, आपको खेती से वंचित कर दिया जाएगा। तो इस सीमा के अंदर उन्हें भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। परमानेंट स्वामी नहीं, जब तक आप लगान देंगे तब तक जमींदार भूमि के स्वामी है। ठीक है। कॉर्नवालिस ने जॉन शोर की सलाह पर यह तय किया कि अपनी सेवाओं के बदले जमींदार जितना भी लगान वसूल करता है उसका 11वां भाग यानी 11% यानी 1/11 अपने पास रखे तथा शेष 10/11 भाग यानी 89% कंपनी के खजाने में जमा करे। अगर 11 रुपया, मान लीजिए 11 रुपया लगान होता है, तो 10 रुपया वो कंपनी के राजस्व को देगा और 1 रुपया अपने पास रखेगा। ऐसा अगर 100 रुपया इकट्ठा करता है तो 89 रुपया कंपनी को देगा, एज एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, और 11 रुपया अपने पास रखेगा जमींदार। ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने, कंपनी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। यदि निर्धारित लगान का कुछ भाग भी अदा न कर पाता है जमींदार, तो जमींदार को लगान अधिकार छीन लिए जाते थे। यदि जमींदार ने जो निर्धारित किया है कंपनी ने उतना देना है, अगर उससे कुछ भी कम देता था तो जमींदारों से जमींदारी छीन ली जाती थी। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, जमींदारों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, व्यापारियों के साथ। तो जमींदारी जो अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था थी वो कंपनी और जमींदारों के बीच की गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार लगान का कितना भाग अपने पास रखते थे? तो जमींदार अपने पास रखते थे 1/11 भाग, जिसे परसेंटेज में निकालिएगा तो 89%, ऑप्शन एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को लगान का कितना भाग कंपनी के खजाने में जमा करना था? तो 1/11 भाग अपने पास और 10/11 भाग कंपनी के पास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के भूराजस्व व्यवस्था में किस व्यवस्था के अंतर्गत आश्रित भूधृति व्यवस्था का जन्म हुआ? अस्थाई व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। तो इसको हम लोग समझेंगे कि आश्रित भूधृति व्यवस्था क्या है, लेकिन यह व्यवस्था जो पनपा था वह था अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था के दौरान इस व्यवस्था का जन्म हुआ था, जिसे हम लोग अस्थाई भूधृति व्यवस्था कहते हैं। अब ये क्या है? तो जमींदारी प्रथा से छोटे छोटे जमींदार भी उभरे। कोई बड़ा जमींदार, उसके बहुत सारा एरिया है, तो वो ना छोटा छोटा, आप कॉन्ट्रैक्टर समझिए कि वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर में बांट देता था कि आप इस एरिया का लगान वसूल को हमको दीजिए, आप इस एरिया का लगान वसूल को हमको। उसी को हम लोग कहते हैं आश्रित भूधृति व्यवस्था। तो बड़े बड़े जमींदारों से कुछ भाग लगान वसूलने के लिए ले लेते थे ये छोटे छोटे। परिणाम स्वरूप पटनी तालुकों अर्थात आश्रित भूधृति व्यवस्था का जन्म हुआ और 1819 ईस्वी में इस व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिल गई। ठीक है, कब मिल गई? तो अस्थाई बंदोबस्ती को 1819 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिल गई? 1890 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी 1819 ईस्वी में। अस्थाई व्यवस्था से सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजभक्त जमींदार के रूप में मिल गया। आपको पता ही होगा कि आप इतिहास पढ़े होंगे, तो ये जमींदार अंग्रेजों के लिए कितने वफादार हुआ करते थे। तो इस एक व्यवस्था से अंग्रेजों को कई सारे लाभ हुए। इस वर्ग ने संकट के समय में कई बार सरकार का सहयोग किया। 1857 के विद्रोह में भी जमींदार पूरी तरह, अधिकतर जमींदार अंग्रेजों के गुलाम की तरह उनका मदद किया। यह भू राजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार व उड़ीसा के अलावा असम, उत्तर प्रदेश के बनारस खंड, अब बनारस खंड में कौन कौन सा क्षेत्र? तो वर्तमान बनारस और गाजीपुर, तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू था। हम लोगों ने चार्ट में भी यह देखा था। अब क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्ती जिन क्षेत्रों में लागू था वह क्षेत्र थे, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए देखिए, बंगाल, बिहार,
उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी प्रांत के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र। तो यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चार्ट में भी देख सकते हैं, हमने पहले भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सों पर अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की गई थी? 15%, 19%, 51%, 30%। तो 19% पर अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की गई थी, 51% पर रैयतवाड़ी और 30% पर महालवाड़ी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किन जिलों में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो अभी हम लोगों ने देखा बनारस और गाजीपुर। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत सूर्यास्त कानून से क्या तात्पर्य है? आपको ये पढ़ने जब भी इतिहास पढ़िएगा अस्थायी बंदोबस्ती तो एक वर्ड मिलेगा सूर्यास्त कानून। तो इससे क्या तात्पर्य है, आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं। यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारों की जमींदारी नीलामी हो जाती थी, और यही क्वेश्चन का उत्तर सही है। सूर्यास्त कानून जमींदारों पर लागू था, कंपनी ने लागू की गई थी। यदि आपको एक तिथि निर्धारित किया गया कि इस तिथि के सूर्यास्त के पहले तक आपको लगान वसूल कर जमा कर देना है, टोटल लगान का 10/11 भाग। अगर जमींदार इस तिथि तक, उस दिन की सूर्यास्त होने तक वह लगान जमा नहीं करता है तो उस जमींदार की जमींदारी नीलामी कर दी जाती थी। यही है सूर्यास्त कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही चीज आपको दिया है, जमींदार द्वारा किसानों का शोषण, किसानों का सरकार से संपर्क न हो। अस्थायी बंदोबस्ती के दोष क्या थे? यही सब दोष थे। देखिए, जमींदार द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था, किसानों का सरकार से संपर्क सीधा नहीं था, कंपनी की आय में कमी होती थी, और सूर्यास्त कानून जिसमें यह प्रावधान था कि निश्चित दिन के सूर्यास्त तक भू कर जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा जमींदारों की जागीर जब्त हो जाती थी। और इसी के भय के, यही सब जो इसके दोष थे अस्थायी बंदोबस्त के, ये सारे दोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? ऑप्शन है आपके सामने। जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, बस उसको एक डर था कि अगर सूर्यास्त कानून अगर लागू होता है तो उनकी जमींदारी छीन जाएगी। बाकी कोई कानून, उस पर कोई नियंत्रण किसी का नहीं था जमींदारों के ऊपर। व्याख्या देखते हैं, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं तथा इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। किसानों के साथ पट्टा होता था, जमींदार और किसानों के बीच पट्टे होते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 ईस्वी में रेंट अधिनियम पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों और बंगाल बिहार सीमा के संताल क्षेत्र में मुसलमान किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया था, यही पट्टे के चलते। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? परमानेंट सेटलमेंट मतलब अस्थायी बंदोबस्ती। तो बिहार में इसका कारण क्या था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से स्थानांतरित करने का अधिकार होना, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से स्थानांतरित करने का अधिकार। व्याख्या देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को सुरक्षा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा पारित किया गया। यानी बंगाल किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, और ये 1885, 1886, 1889 और 1900। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में यह कथन किसका है? दोस्तों अभी जो CDPO का एग्जाम था उसमें बहुत सारे कथन पूछे गए थे, स्टेटमेंट पूछे गए थे। तो अब जो हम लोग की तैयारी होगी वो पूरा होगा, कंप्लीट होगा, कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं। तो अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथन किसका है? यदि अस्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य बंगाल में पूर्णतः राजभक्त जमींदारों को उत्पन्न करना था तो इस उद्देश्य की पूर्ति में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई। यह कथन किसका था? RC दत्त का,
पीई रॉबर्ट्स का, वेवरिज का, कार्वर महोदय का? तो सही उत्तर है दोस्तों आरसी दत्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, आरसी दत्त का ये स्टेटमेंट है, फिर आरसी दत्त का एक और स्टेटमेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप याद करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम इसी से पूछेंगे, फिर पीई रॉबर्ट्स का स्टेटमेंट, पीई रॉबर्ट्स का दो स्टेटमेंट, फिर बेब्रिज महोदय का स्टेटमेंट और कार्वर महोदय का स्टेटमेंट। तो हम लोग एक एक करके इनके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त, और ये सारे स्टेटमेंट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी, जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा गाजीपुर और बनारस क्षेत्र में, उसके बारे में ये क्या विचार है लोगों के, इतिहासकारों के, उनकी हम लोग कथन देखेंगे। तो अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में यह कथन किसका है? अब कथन देखिए, अस्थायी भूमि व्यवस्था से ने ब्रिटिश शासन को अस्थायित्व और लोकप्रियता प्रदान की, प्रांतों को सबसे अधिक समृद्धशाली बनाने में सहायता प्राप्त हुई। तो यह कथन आपको निश्चित ही लगता है किसी अंग्रेज ने ही दिया होगा। तो ऑप्शन है आपके सामने आरसी दत्त, पीई रॉबर्ट्स, बेवरिज, कावरर। तो पीई रॉबर्ट्स का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथन किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अब कथन सुनिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1793 ईस्वी का अस्थायी बंदोबस्त बुद्धिमत्ता पूर्ण तथा सफल था, जिसे भारत में ब्रिटिश शासन के स्थायित्व को योगदान दिया। ऑप्शन है आपके सामने आरसी दत्त, पी रॉबर्ट्स, वेवरिज, कार्वर। तो इसका भी सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आरसी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन सुनिए, यह भयानक भूल तथा अन्याय पर आधारित योजना थी, जिसमें केवल जमींदारों के साथ समझौता हुआ, जबकि कृषकों के अधिकारों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। यह कथन किसका है? आरसी दत्त का, पी रॉबर्ट्स का, बेवरिज महोदय का, कार्वर का? तो यह कथन है बेवरिज महोदय का। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं बेवरिज का। अगला प्रश्न, अब कथन सुनिए, इस व्यवस्था ने अनुपस्थित जमींदारों का एक ऐसा वर्ग निर्मित किया जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए युद्ध, अकाल तथा महामारी जैसा घातक सिद्ध हुआ। यह कथन किसका है? आरसी दत्त का, पी रॉबर्ट्स का, वेवरिज का, कार्वर का? तो यह कथन कार्वर महोदय का है। ठीक है, इस कथन को एक से दो बार आप रिपीट करिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में यह कथन किसका है? यदि अस्थायी बंदोबस्त केवल 10 या 20 वर्षों के लिए लागू होता तो निश्चय ही उत्तरवर्ती यानी आने वाले त्रुटियों को दूर किया जा सकता था, लेकिन यह अस्थायी बंदोबस्ती परमानेंट था। ऑप्शन है आपके सामने आरसी दत्त, पी रॉबर्ट्स, बेवरिज, कार्वर। तो यह कथन है पी रॉबर्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके साथ किया गया था? अब हम लोगों ने देखा कि अस्थायी बंदोबस्ती कंपनी और जमींदारों के बीच हुआ था। अब रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत जमीन के मालिक। तो मेन मालिक कौन होता था? किसान। तो इसी से इसका उत्तर भी है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकद्दमों के साथ, किसानों के साथ। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ किया गया था, कंपनी ने डायरेक्ट किसानों से किया था। तो यह अस्थायी बंदोबस्ती थे, बेटर था, यहाँ पे बिचौलिए नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में एक बार ब्रीफ जान लेते हैं। इस व्यवस्था में प्रत्येक जमींधारक को जमींधारक यानी जिसके पास जो जमीन का ओरिजिनल मालिक होता था को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्त तय की गई। लगान की शर्तें अस्थायी और परिवर्तनशील थी। शर्तें जो थी लचीली थी, उसमें परिवर्तन की जा सकती थी, तो अस्थायी और परिवर्तनशील थी। यह व्यवस्था मद्रास, अब कहाँ कहाँ लागू था? तो मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। अब अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे भारत में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लागू था। आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यवस्था थी ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लागू था? तो 51% पे लागू था। ठीक है, 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, सबसे पहले 1792 ईस्वी में। ठीक है, और 1820 से 27 के बीच जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना तो उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। तो इन दोनों को ही माना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक, इनको टॉमस मुनरो को और कैप्टन रीड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स और क्वेश्चन भी देखेंगे। ये आप एक बार फिर से चार्ट में देख सकते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई, मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग के क्षेत्र टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड के द्वारा 51% भूमि पर।
रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों पर लागू था वह क्षेत्र थे। तो सही उत्तर देखिए, आपको डायरेक्ट अब आंसर आपको पता होगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपने पढ़ लिया है। बम्बई, ऑप्शन बी देखिए, बम्बई, मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग के क्षेत्रों में ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो, ए और बी दोनों यानी कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो दोनों, और डी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन सी सही होगा, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो दोनों, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था के जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सों पर अस्थाई बंदोबस्ती लागू की गई थी? यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्ती नहीं, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती लागू की गई थी। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्ती नहीं, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती लागू की गई थी। यहाँ पे आप रैयत कर लीजिएगा। ऑप्शन है आपके सामने 15%, 19%, 51%, 30%। अगर अस्थाई बंदोबस्ती होता तो 19%, लेकिन अभी रैयतवाड़ी है तो 51%। सही उत्तर हो जाएगा रैयतवाड़ी में 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? थॉमस मुनरो को, कैप्टन रीड को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, एल्फिंस्टन को? तो सही उत्तर होगा दोस्तों एल्फिंस्टन को। अब यहाँ पे व्याख्या देखिए, कुछ और चीजें आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में मिलेगी। बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1825 ईस्वी में लागू किया गया। इसे लागू करने में एल्फिंस्टन व चैपलिन की रिपोर्ट की भूमिका अहम रही। एल्फिंस्टन और चैपलिन की रिपोर्ट की भूमिका अहम रही। 1835 ईस्वी के बाद विगेनट महोदय ने रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार किया। यह व्यवस्था 1858 ईस्वी तक संपूर्ण दक्कन व अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में है। इसमें 30 वर्ष बाद लगान की जो दर थी उसमें समीक्षा की गई और रैयतवाड़ी व्यवस्था में विभिन्न समय और स्थानों पर लगान कितना था? तो 33% से लेकर 55% के बीच लगान वसूला जाता था। एक तरफ यहाँ अस्थायी बंदोबस्ती में 89% तक लगान था, यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था में इसमें समीक्षा भी की गई और लगान लगभग 33 से 55% के बीच वसूला जाता था। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई में कब लागू की गई थी? 1820, 1825, 1830, 1893। तो हम लोगों ने व्याख्या में देखा मुंबई में 1825 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था में विभिन्न समय और स्थानों पर लगान कितना वसूल किया जाता था? 10 से 20% तक, 15 से 30% तक, 33 से 55% तक, 40 से 50% तक? तो सी ऑप्शन सही होगा, 33 से 55% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, मुंबई प्रेसिडेंसी में, बंगाल और मुंबई प्रेसिडेंसी दोनों में ही? तो सही उत्तर यही होगा, मद्रास और मुंबई दोनों ही प्रेसिडेंसियों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। और जो तीसरा प्रेसिडेंसी था बंगाल प्रेसिडेंसी, यहाँ अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा प्रेसिडेंसी में, मुंबई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, उसके बाद मुंबई में। ठीक है, 20 में मद्रास में और 25 में मुंबई में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में? तो हम लोग सही उत्तर होगा दोस्तों दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, उसके बाद आपको चुनना है कौन से सही है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, पहला कथन है। दूसरा है सरकार रैयत को पट्टे देती थी, तीसरा कथन है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, ए और दो दोनों सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है, कोई भी सही नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के व्यवस्था में जो तीनों बातें हैं ना वो सही है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, कोई भी चौलिया नहीं था। दूसरा है सरकार रैयत को पट्टी देती थी यानी किसानों को पट्टे देती थी। और तीसरा है कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, जबकि जमींदारी और स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था में यह प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजस्व व्यवस्था ने जनता और शासन के मध्य घनिष्ठ संबंधों की स्थापना की थी? अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती व्यवस्था, महलवाड़ी बंदोबस्ती व्यवस्था? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था जो डायरेक्ट किसान और कंपनी के बीच के संबंध का था।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। भूमि पर निजी स्वामित्व का लाभ जनसंख्या के एक बड़े भाग को मिला। इस व्यवस्था का दोष यह था कि इसके अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफी ऊंची रखी जाती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चंगुल में फंसता चला गया, जो कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? हम लोगों ने अस्थाई बंदोबस्ती देख ली, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती देख ली, अब महालवाड़ी का। तो इसके जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, हॉल्ट मैकेंजी, कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, हॉल्ट मैकेंजी। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्ती के, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी के, और हॉल्ट मैकेंजी महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के जन्मदाता है। हम लोग अब महालवाड़ी व्यवस्था को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। इस व्यवस्था के संबंध में उन्होंने यह सुझाव दिया कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, भूमि से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का ब्यौरा रखा जाए, लगान का निर्धारण हेतु गांव या गांव के समूह, जिसे महाल कहा जाता है, गांव, एक गांव को या कई गांवों के समूह के साथ ही यह लगान निर्धारण किया जाए, उसी को महाल कहा गया और इसीलिए इसका नाम महालवाड़ी व्यवस्था पड़ा। किसी एक किसान से नहीं, उस गांव के सभी किसानों को मिलकर एक समूह बनाए और उसी से यह लगान का निर्धारण किया जाएगा, पूरे गांव कितना लगान देंगे, ठीक है, कोई इकाई माना जाए तथा निर्धारण लगान को वसूल करने का दायित्व तो गांव के मुखिया को दिया जाए, और वह गांव का मुखिया जो होगा, जो उस गांव से संबंधित होगा, वह मुखिया अपने गांव के पूरे समूह से लगान निर्धारण करके उसको दे दिया जाएगा और वही वसूल करके कंपनी को देगा। तो एक महाल से समझौता था। मैकेंजी के उपरोक्त प्रस्ताव को 1822 ईस्वी में रेगुलेशन 7 के माध्यम से कानूनी रूप दे दिया गया और इस रेगुलेशन के तहत भूमि कर कितना, तो उपज का 80% रखा गया। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि 89% तक भूमि कर था अस्थाई बंदोबस्ती में, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में 33 से 55% था, और इसमें कितना रखा गया, 80% तक, यानी ये बीच का था। रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा कठोर था, रैयतवाड़ी सबसे अच्छा लचीला था, सबसे कम कर था, अस्थाई बंदोबस्ती में कर ज़्यादा था, और महालवाड़ी व्यवस्था बीच का था, 80% था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ तो नहीं, जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्ती की गई थी, ग्रामीण समुदायों के साथ तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के तहत भूमि कर भू उपज का कितना प्रतिशत निश्चित किया गया था? 30%, 50%, 80%, 90%। तो हमने देखा 80%, सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के द्वारा महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के लगान में संशोधन किया गया था? विलियम बेटिक के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड जॉन शोर के द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों विलियम बेटिक के द्वारा। कब किया गया था हम लोग व्याख्या में देखते हैं। आपको पता होगा कि रेगुलेशन 7 के द्वारा इसे कानूनी मान्यता प्राप्त की गई थी। तो समय के साथ रेगुलेशन 7 को लागू करने में जब कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी तो 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिक के समय में इसमें संशोधित करके रेगुलेशन 9 पारित किया गया, जिसे मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने क्रियान्वित किया। तो कौन कौन से इस अधिनियम को संशोधित करने में? मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन। नए अधिनियम में व्यवस्था की अवधि जो है 30 वर्ष रखा गया, इसे 30 वर्ष के लिए लागू किया, तथा भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 66% तय किया गया। जो पहले 80 था, तो इसमें सर्वेक्षण हुआ, संशोधन किया गया। संशोधन किसके थ्रू? तो रेगुलेशन 9 पारित करके इसमें संशोधन हुआ और इसे 30 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया, और जो लगान की दर 80% थी उसे कम करके 66% कर दिया गया। यही है लचीलापन। इन सुधारों के कारण मार्टिन बर्ड ये थे ना, मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा जाने लगा। महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ लगा था? तो उत्तर भारत, उत्तरी क्षेत्र में आगरा अवध, उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता है, तो उत्तर में आगरा अवध, पश्चिम में पश्चिमी भारत हो गया, फिर मध्य प्रांत जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, के अलावा पंजाब के कुछ एक भागों तथा दक्षिण के कुछ जिलों में यह लागू था। कौन? महालवाड़ी व्यवस्था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कुल 30% भूमि शामिल था। इसको आराम से, इत्मीनान से सुनिएगा, पढ़िएगा, 1 से 2 बार आपको याद हो जाएगा। यहाँ चार्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू था वह क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर हम लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने व्याख्या देख लिया, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी,
उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य प्रांत एवं पंजाब के क्षेत्र और दक्षिण के कुछ जिले शामिल थे। किसमें? महलबारी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। जो ए ऑप्शन है वो अस्थाई बंदोबस्ती का है, बी ऑप्शन है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्ती और सी ऑप्शन है महलबारी व्यवस्था। महलबारी भू राजस्व व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? आगरा तथा अवध के कुछ भागों में, बनारस तथा गाजीपुर के कुछ भागों में, बंगाल तथा बिहार के कुछ भागों में, किसी में भी नहीं। तो महलबारी भू राजस्व व्यवस्था सर्वप्रथम आगरा तथा अवध के कुछ भागों में लागू किया गया था। उत्तर भारत में महलबारी भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हॉल्ट मैकेंजी को, कैप्टन रीड को, मार्टिन बर्ड को, लॉर्ड विलियम बेटी को। तो हॉल्ट मैकेंजी को महलबारी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन उत्तर भारत में स्पेशली मार्टिन बर्ड को इसका प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सों पर महलबारी भू राजस्व व्यवस्था लागू किया गया था? तो 15%, 19%, 51%, 30%। तो सही उत्तर होगा दोस्तों 30%। 30% जो था वो महलबारी व्यवस्था जो गांव के समूह या महाल से किया जाता था, 51% रैयतवाड़ी व्यवस्था जो डायरेक्ट किसानों से किया जाता था, और 19% अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था जो कि बिचौलिए जमींदारों से किया जाता था। ठीक है, तो आज के यहाँ पे हम लोग एक व्याख्या देख लेते हैं क्या है ब्रिटिश भारत की भू राजस्व। ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की तीनों पद्धतियों में एक मूल्यांकन हम लोग करते हैं। भू राजस्व की ऊंची दरों के कारण कृषक वर्ग की दशा अत्यंत शोचनीय और दयनीय हो गई। उसकी इस बढ़ती हुई दुर्दशा की ओर शासक वर्ग का कोई भी ध्यान नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का एकमात्र लक्ष्य था क्या? अधिक से अधिक भू राजस्व का संग्रह करना। कृषि उत्पादन के साधनों में या कृषकों की दशा में सुधार करना उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य था अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना। सरकार अपने लिए निश्चित आय तो चाहती थी, साथ ही साथ देश के साधन संपन्न वर्ग जैसे जमींदारों या धनी कृषक वर्गों को प्रसन्न भी रखना चाहती थी। उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए दीन दुखी कृषक वर्ग सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हुआ तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।